नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट आरएनए के ऑनलाइन सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर हिमांशु माथुर आप लोगों के लिए इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों, कल जो क्लासेस में हमने पढ़ा था, आज दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करें। टॉपिक का नाम है सोराइसिस। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपसे पहले भी कि सोराइसिस जो टॉपिक है वो स्किन का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में लेकर आता है। किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट जो है सोराइसिस का उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो कृपया बंद कर दीजिए, अपना तन मन धन सब कुछ इस वीडियो को देखने में लगा दीजिए। सोराइसिस का कंसेप्ट बनने में समय लगता है। सोराइसिस का कंसेप्ट लेकिन एक बार अगर बन गया ना तो आप जिंदगी भर सोराइसिस को नहीं भूलोगे कि सोराइसिस दिक्कत क्या होती है। किसी भी मरीज के अंदर अगर सोराइसिस डेवलप होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको पूरे को हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए, तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सोराइसिस। बड़ी दुर्लभ स्किन की बीमारी है ये, और इट इज अ नॉन इन्फिशियस डिजीज ऑफ स्किन। नॉन इन्फिशियस कैसी होती है ये? नॉन इन्फिशियस। सोराइसिस नाम की जो दिक्कत होती है वो किस प्रकार की दिक्कत है दोस्तों? नॉन इन्फिशियस क्रोनिक डिजीज है ये। इट इज अ क्रोनिक डिजीज, इट इज नॉट एक्यूट, इट इज क्रोनिक। क्रोनिक का क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लास्टिंग, जो हमेशा चलती है, लंबे समय से आपके साथ है। एक्यूट डिजीजेस कैसी डिजीज होती है? जैसे फीवर आया आपको तो फीवर इज एक्यूट, वो आया चला गया, जितना नुकसान वो 2 या 3 दिन में कर सकता है उसने किया, वो चला गया। क्रोनिक डिजीज क्या होती है? जैसे अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, इट इज क्रोनिक। जैसे सोराइसिस, ये हमेशा आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ में चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। ऐसी दिक्कत को बोलते हैं क्रोनिक। और जो तुरंत आई और तुरंत चली गई, जैसे जुकाम हुआ आपको मान लो, जो कॉमन कोल्ड जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं। कॉमन कोल्ड ऐसा तो नहीं ना मेरे को 5 साल से जुकाम चल रहा है या मेरे को 5 साल से बुखार चल रहा है। हम क्या बोलते हैं? मुझे 5 साल से सोराइसिस है, ये जरूर बोल सकते हैं अपन। मुझे 10 साल से घुटनों में दर्द है डॉक्टर साहब, तो ये भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्रोनिक का क्या मतलब? वो जो लंबे समय से आपके साथ में है वो क्रोनिक होती है। एक्यूट डिजीज आती है, तुरंत नुकसान जितना कर सकती कर देती है और वो पास होकर चली जाती है, ठीक है। क्रोनिक डिजीज ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके बॉडी को नुकसान करती है, बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करती है और लंबे समय तक आपके साथ में बनी रहती है, ठीक है। तो सोराइसिस कुछ इसी तरीके की है दोस्तों। इट इज अ क्रोनिक, इट इज अ नॉन इन्फिशियस डिजीज। इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इट इज अ क्रोनिक नॉन इन्फिशियस स्किन डिजीज, ठीक है बेटा। तो इट इज अ क्रोनिक नॉन इन्फिशियस स्किन डिजीज, इस बात को ध्यान रखिए। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है सोराइसिस का? देखिए, लोग ऐसे कहते हैं कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। लोग क्या कहते हैं? सोराइसिस इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून। लोग कहते हैं सोराइसिस इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून मतलब आपके बॉडी की कोशिका आपके बॉडी को ही डैमेज कर रही है। ऑटो इम्यून, इसको क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून। जैसे इत्तेफाक से सुनी मेरी बात सुनिएगा। जैसे मान लो कोई एक लड़का है, उसका नाम है राजू। क्या नाम है? राजू। वो राजू जब अपने घर पे रहता है, वो वहां रहता है, खाता है, पीता है, नहाता है, जो भी करता है, उसका घर है, वहां रहता है। अब उसकी जगह कोई दूसरा उसी का हमशक्ल आ गया, मतलब राजू घर में नहीं है, उसके जैसा कि जैसा दिखने वाला हमशक्ल बॉडी उसके घर में आ गई। और जैसे ही वो घर में आई, उसके घर वालों ने सोचा राजू, बोला खा ले पी ले, जो करना कर ले, तेरा घर है। और वो वहां पर कुछ डैमेज करता है, कुछ चुराता है, चीजें तोड़ता है और चला जाता है। लोग समझते हैं राजू है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? ऑटो इम्यून। राजू जैसा दिखने वाला ही लड़के ने उसी राजू के घर में डैमेज कर दिया, तकलीफ कर दी। ऑटो इम्यूनिटी है। आप ध्यान से सुनिए, वापस एक एग्जांपल देता हूं दूसरा, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? ऑटो इम्यूनिटी के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये बॉर्डर है, इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। इस लाइन के इधर मान लीजिए हिंदुस्तान है
और लाइन के इधर मान लीजिए पाकिस्तान है एग्जाम्पल, या कोई दूसरा देश है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल को आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी के विरुद्ध होता है। आप बिना किसी काम के लाइन ऑफ कंट्रोल को बिना किसी परमिशन के क्रॉस नहीं कर सकते। अब कोई एक लड़का यहां है, इसकी गेंद यहां चली गई, वैसे तो जा ही नहीं सकते यहां पर आप, पर फिर भी मान लीजिए आप यहां पर किसी तरीके से गलत रास्ते से पहुंच गए, लाइन ऑफ कंट्रोल को आपने क्रॉस कर लिया, तो यहां की आर्मी क्या करेगी? इसको उड़ा देगी, मार देगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रवेश किया ऐसी जगह पे जहां आना वर्जित था। अब यहां पर जो आर्मी उड़ा रही है, ये थोड़ी चाहती है कि इसको उड़ा दे, ये नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ये मार रही है। क्यों? इसको ऑर्डर है, इसको ऑर्डर है, ऑटो इम्यूनिटी है, ऑर्डर होता है। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, कि जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन आ जाता है तो हमारा शरीर उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। मान लीजिए ये आपका शरीर है और ये आपके शरीर में कोई एंटीजन आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। मान लीजिए आपके शरीर में कोई आ गया, कौन आ गया? एंटीजन आ गया। अब इससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी क्या बनाने वाली है? एंटीबॉडी बनाने वाली है। ठीक है ना दोस्तों? तो जब आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी तो वो एंटीबॉडी आके मारेंगी, किसको मारेगी? एंटीजन को मारेगी, और एक रिएक्शन होगी बॉडी में, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इस समय एलर्जी की क्रिया भी आपके बॉडी में उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, मान लीजिए इसमें ये एंटीजन मर गया, इसको किसने मार दिया? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, मान लेते हैं बैक्टीरिया, मान लेते हैं एग्जांपल, ये जो बैक्टीरिया है, ये जब आपके शरीर में गया तो आपके शरीर ने एंटीबॉडी बनाई। ये बैक्टीरिया भी किसी ना किसी प्रोटीन का बना हुआ है। मान लीजिए ये ए नाम के प्रोटीन का बना हुआ है। किस नाम के प्रोटीन का? ए नाम के प्रोटीन का। अब आप बताइए, इस बैक्टीरिया को मारना है तो इस एंटीबॉडी को किसको मारना पड़ेगा? ए नाम की प्रोटीन को मारना पड़ेगा। अब आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज जो बनी आपके बॉडी के अंदर, उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि इस ए नाम के प्रोटीन को मार दीजिए। अब आपकी बॉडी क्या कर रही है? इस ए नाम के प्रोटीन को मार रही है, मार दिया, ये बैक्टीरिया मर गया। लेकिन दुख की बात क्या हो गई कि इसी ए नाम का प्रोटीन, सेम इसी तरीके का प्रोटीन आपके जॉइंट्स में भी है। इसी नाम का प्रोटीन, इसी तरीके का प्रोटीन, इसी तरीके से मिलता जुलता प्रोटीन आपके जॉइंट्स में भी है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी? ये जो एंटीबॉडी, इसको तो ऑर्डर मिला हुआ है ना कि तुझे जहां ए मिले तो उसको मार देना। इसको ए मिला, इसने मार दिया। इसको ए मिल रहा है, ये इसको मार रही है। इसको ए मिल रहा है, ये इसको मार रही है। इसको ए मिल रहा है, इसको मार रही है, इसको मार रही है। जॉइंट डैमेज हो गए। इसी को तो बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो एंटीबॉडी। आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज ही आपके बॉडी के पार्ट्स पे अटैक कर रही है, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है, उसको आदेश मिला है कि तुम जाओ और जाके इस पर्टिकुलर एंटीजन पे अटैक करो। अगर वो एंटीजन का स्ट्रक्चर आपके बॉडी के स्ट्रक्चर से मिलता है तो बॉडी के स्ट्रक्चर्स पे वो एंटीबॉडी जाकर और अटैक कर सकती है, और इसी दिक्कत को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अब ये सोराइसिस से इसका क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। सोराइसिस से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। अभी मैं समझा रहा हूं। आप पहले ये समझिए ऑटो इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है। सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया ऑटो इम्यूनिटी का, कि कोई एंटीजन अगर आपके बॉडी के अंदर आता है, आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है, उसको एंटीजन तो मर जाता है, लेकिन वो एंटीबॉडी जो बनी है आपकी बॉडी में, वो काफी लंबे समय तक आपके शरीर में रह गई। और क्योंकि उस एंटीबॉडी को ऑर्डर था उस पर्टिकुलर एंटीजन को मारने का, उस एंटीजन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपके बॉडी में भी है। अगर स्किन में है तो बॉडी स्किन पे अटैक करना चालू कर देगी। अगर उसी तरीके का एंटीजन आपके जॉइंट्स में है तो आपकी एंटीबॉडीज जॉइंट्स पर अटैक करना चालू कर देगी। आप समझ रहे हो? आपने एक बीमारी पढ़ी होगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें यही तो होता है, RA, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून। इसमें बीटा हिमोलाइटिक ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस A का एंटीजन जब आपकी बॉडी में आता है और आपकी बॉडी उससे लड़ती है तो उस बैक्टीरिया को तो मार देती है, लेकिन वो एंटीबॉडी आपके जॉइंट को, आपके हार्ट के वाल्व्स को, जिसका स्ट्रक्चर मिलता है बीटा हिमोलाइटिक ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस के स्ट्रक्चर से, उस पे भी अटैक करने लग जाती है। और इस प्रकार से इस दिक्कत को हम बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज। मतलब आपके शरीर में ही रावण है, आपके शरीर में ही राम है, दोनों आपके शरीर में ही है। एंटीजन आपके शरीर में आया, एंटीबॉडी आपने बनाई, एंटीबॉडी ने आपके एंटीजन को मार दिया, लेकिन वो एंटीबॉडी आपके पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज कर सकती है अगर आपका पार्ट उस एंटीजन के पार्ट से मेल खाता है
तो स्ट्रक्चर जो है उसका मेल खाएगा तो। ठीक है दोस्तों, अब सोराइसिस में इसका क्या लेना देना है अभी देखते हैं। देखो दोस्तों, हमने बोला था कि ये जो सोराइसिस है ये नॉन इन्फिशियस क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? नॉन इन्फिशियस क्योंकि इसमें किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगस का इंफेक्शन नहीं होता। ठीक है। क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय तक आपके साथ में रहती है बीमारी। क्रोनिक बीमारी है, एक बार अगर लग गई तो पीछा नहीं छोड़ेगी, तू जहां जहां रहेगा तेरा साया साथ रहेगा। ऑटो इम्यून मतलब आपकी बॉडी की सेल्स, आपके बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज वो आप ही की बॉडी को डैमेज कर रही है। तो ये 3 शब्दों का मतलब आप शुरुआत में सीख लीजिए। पहला, सोराइसिस इज अ नॉन इन्फिशियस क्योंकि इसमें किसी बैक्टीरिया का इंफेक्शन नहीं है, इसमें किसी वायरस का इंफेक्शन नहीं है, इसमें किसी माइको फंगस का इंफेक्शन नहीं है, फिर भी ये आपके बॉडी में तकलीफ कर रही है, इसलिए लिखा है नॉन इन्फिशियस दिक्कत है। सोराइसिस इज नॉन इन्फिशियस डिजीज। क्रोनिक क्योंकि लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगी। ऑटो इम्यून क्योंकि आपके शरीर की ही कुछ कोशिकाएं ऐसी है कमबख्त जिसने खुद को ही तकलीफ देना चालू कर दिया है। देखते हैं भैया, हाँ, घर का बेदी लंका ढाए। अब बेसिक कंसेप्ट सोराइसिस का आइए देखिए। मान लीजिए ये आपकी स्किन की सरफेस है, मानना क्या है, मान ही लीजिए आप तो, अब तो हाँ। और ये जो स्किन की सरफेस है आपकी, इस स्किन की सरफेस में बहुत सारी लेयर्स है। देखो हमने पढ़ी थी ऊपर एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के नीचे कौन है, डर्मिस। ये है एपिडर्मिस और इसके नीचे कौन है, डर्मिस। याद है दोस्तों, एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हमने पढ़ी थी, याद है दोस्तों। तो ये जो सबसे नीचे 5वीं लेयर है इसका क्या नाम था, जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम, ये जो जर्मिनेटिवम लेयर है ये जर्म लेयर, जर्मिनेटिवम लेयर मतलब यहां स्टेम सेल्स रहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी रहते हैं, यहां मिलेनोसाइट रहता है और कौन रहता है, कीरेटिनोसाइट। बताया था आपको मिलेनोसाइट ये मिलेनिन बनाएंगे और एक कीरेटिनोसाइट। कीरेटिनोसाइट्स क्या बनाएंगे, कीरेटिन बनाएंगे। कीरेटिनोसाइट्स क्या बनाएंगे, कीरेटिनोसाइट्स कीरेटिन बनाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये कीरेटिनोसाइट्स जो है ये धीरे धीरे कोशिकाएं जब ये बनाते हैं, ये कीरेटिनोसाइट जब नई सेल्स बनाते हैं, स्टेम सेल है आपकी स्किन की, स्टेम सेल है, बताया था मैंने, डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास, देखिए अब वापस से। कीरेटिनोसाइट्स आपके बॉडी की स्किन का जो पार्ट है वो उसकी स्टेम सेल्स यही है, मतलब यहीं से नई सेल्स बनती रहती है और नई सेल्स धीरे 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 ऊपर बढ़ती रहती है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो कीरेटिनोसाइट है, आप यहां तक समझ गए क्या मेरी बात। ये एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है, 1 2 3 4 5वीं लेयर। ये 5वीं लेयर का नाम होता है जर्मिनेटिवम। पहली लेयर का क्या नाम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर लूसिडियम, फिर ग्रेन्युलोसम, फिर स्पाइनोसम और फिर जर्मिनेटिवम। ये जो जर्मिनेटिवम वाली लेयर है इसमें एक तो मिलेनोसाइट्स होगी, एक कीरेटिनोसाइट्स होगी। कीरेटिनोसाइट्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल है। कैसी सेल है, स्टेम, क्योंकि स्किन की एपिडर्मिस की सेल्स का निर्माण कौन करती है, कीरेटिनोसाइट करती है। माइटोसिस कहां होता है, कीरेटिनोसाइट में होता है। जो नई सेल बनती है वो ऊपर वाली सेल को रिप्लेस करती जाती है, धीरे धीरे ऊपर चलती रहती है और ये सेल्स जर्मिनेटिवम ही ऊपर जाके स्पाइनोसम बन जाएगी। कॉर्नियम, लूसिडियम, ग्रेन्युलोसम, स्पाइनोसम, जर्मिनेटिवम। तो ये जर्मिनेटिवम ही ऊपर जाके स्पाइनोसम बन जाएगी, यही ऊपर जाकर ग्रेनुलोसम बन जाएगी, यही ऊपर जाकर लूसिडियम बन जाएगी, यही ऊपर जाकर कॉर्नियोसाइट्स बन जाएगी कॉर्नियम में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब होता क्या है, जब कीरेटिनोसाइट बनी, मान लीजिए अभी एक कीरेटिनोसाइट बन गई, ये रही, मान लीजिए अभी एक कीरेटिनोसाइट बन गई, ये लीजिए ये बन गई कीरेटिनोसाइट। इस कीरेटिनोसाइट के पास क्या है, अपना न्यूक्लियस है। देखो दिख रहा है आपको न्यूक्लियस, दिख रहा है आपको न्यूक्लियस। ये कीरेटिनोसाइट बनी, इस कीरेटिनोसाइट का अपना खुद का न्यूक्लियस है कि नहीं, देख लीजिए आप, दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, ये कीरेटिनोसाइट ऊपर जाएगी और स्पाइनोसम बन जाएगी, ऊपर जाएगी, जर्मिनेटिवम बन जाए, सॉरी ग्रेन्युलोसम बन जाएगी, लूसिडियम बन जाएगी, कॉर्नियम बन जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा हो क्या रहा है यहां पे,
हो क्या रहा है यहां पर कि जर्मिनेटिवम में एक सेल बनी, इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है? ये जो सेल है, ये सेल ही ऊपर जाती है, स्पाइनोसम बन जाती है। यही सेल ऊपर जाती ग्रेनुलोसम बन जाती है। यही सेल ऊपर जाती लूसिडियम बन जाती है। यही सेल और ऊपर जाती है कॉर्नियोसाइट्स बन जाती है। इसको नीचे से ऊपर तक पहुंचने में 21 दिन का समय लग जाता है। कितने दिन का दोस्तों? इसको सरफेस पे आने में कितने दिन का समय लग गया? 21 दिन का समय लग गया दोस्तों। 21 दिन, 21 डेज, मतलब 3 सप्ताह का समय लग गया। ठीक है दोस्तों, इस 3 सप्ताह के समय में क्या होगा कि जब ये न्यूक्लियस ऊपर 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 सेल ऊपर आएगी तो ऊपर आती आती इसके पास न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिसअपियर, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। दबाव की वजह से न्यूक्लियस खत्म हो गया, नो न्यूक्लियस। अब इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं बचा। अब देखो, इस प्रकार की सेल को तो बोलते हैं भैया ये मैच्योर सेल हो गई है। कैसी हो गई है? मैच्योर। ठीक है भाई, धीरे धीरे न्यूक्लियस वाली सेल थी, ऊपर आती गई। अच्छा, ऊपर वाली लेयर गिरती जाती है, बार झड़ती रहती है स्किन। ठीक है, और नीचे से लेयर जब सरफेस पे आई तो इसको आने में कितने दिन का समय लग गया दोस्तों? 21 दिन का समय लग गया। ठीक है, आप बेसिक कंसेप्ट समझिएगा सोराइसिस का। ऐसा नॉर्मल होता है। अब सोराइसिस में क्या होता है? ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। पर सोराइसिस की कंडीशन में क्या होगा देखना दोस्तों। सोराइसिस की कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, देखना, ध्यान से सुनना। ये एक सेल थी कीरेटिनोसाइट, अब इस जर्मिनेटिवम लेयर से सेल बन गई। देखो, इसके पास न्यूक्लियस है क्या? हाँ है, न्यूक्लियस है कि नहीं दोस्तों? दिख रहा है आपको न्यूक्लियस? इस सेल को सरफेस तक पहुंचने में कितने दिन का समय लगना चाहिए था? कायदे से 21 दिन का समय लगना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन ये सिर्फ 3 से 5 दिनों के अंदर ही सरफेस पे आ गई और ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन कि इसके पास न्यूक्लियस अभी भी मौजूद है। यहां पर भी न्यूक्लियस था, यहां पर भी न्यूक्लियस है। देखा आपने, ये सोराइसिस के अंदर होता है। सोराइसिस में जो सेल बनती है जर्म सेल से, वो सरफेस पर जल्दी आ जाती है दोस्तों। नॉर्मल कंडीशन में जर्म सेल से बनने वाली सेल को सरफेस तक आने में इन सभी लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। और समय कितना लगना चाहिए दोस्तों? 21 दिन का समय लगना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे समझिए, आपकी तनख्वाह आती हर 30 दिन में, तनख्वाह आती हर 30 दिन में, तनख्वाह आती हर 30 दिन। अगर मैं महीना केवल 3 से 4 दिन का कर दूं तो हर 3 से 4 दिन में तनख्वाह, हर 3 से 4 दिन में तनख्वाह, हर कितनी खुशी हो रही है आपके चेहरे पे, कितना मजा आ गया आपको। तो क्या होगा? पैसा इकट्ठा होने लग जाएगा। यही तो होगा ना। अगर हर 3 से 4 दिन में आपकी तनख्वाह आने लग गई, 3 से 4 दिन में पैसा आने लग गया, 3 से 4 दिन में पैसा आ रहा, पूरी तनख्वाह आ रही है, आप ये समझिए महीना निकल गया, 3 से 4 दिन में पैसा आ रहा है, तो पैसा क्या होगा? इकट्ठा होना, ऑफ कोर्स इकट्ठा होने लग जाएगा। तो ऐसा ही तो इस सोराइसिस में होता है, स्किन इकट्ठी होने लग जाती है। इमैच्योर सेल ऊपर आ गई। कैसी सेल ऊपर आ गई? देखो, ये मैच्योर सेल थी, इसके पास न्यूक्लियस नहीं। नॉर्मल ऐसा ही होना चाहिए था कि नीचे से न्यूक्लियस वाली सेल जब ऊपर आती है, आने में 21 दिन का समय लगता है, और इस 21 दिन के दौरान इतना प्रेशर पड़ने से न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है और न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है ऊपर पहुंचते पहुंचते। लेकिन सोराइसिस में क्या हो रहा है दोस्तों? न्यूक्लियस प्रेजेंट नीचे भी है, न्यूक्लियस प्रेजेंट ऊपर भी है। देखिए आप, तो किस प्रकार की सेल सरफेस पर आई है? क्या नॉर्मल सेल आई है? नहीं, एबनॉर्मल सेल आई है, इमैच्योर सेल आई है। तो सोराइसिस में स्किन की सरफेस पे कैसी सेल आती है दोस्तों? इमैच्योर सेल आती है दोस्तों। क्या इमैच्योर सेल में न्यूक्लियस होता है दोस्तों? हां, जबकि मैच्योर सेल एब्सेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक है ना बेटा? तो यहां पर सोराइसिस में जर्मिनेटिवम की लेयर से जो स्टेम सेल्स से निर्माण हुई है सेल्स, उस सेल्स को ऊपर आने में 21 दिन का समय लगता है नॉर्मल कंडीशन में, और सोराइसिस की कंडीशन में सिर्फ 3 से 5 दिन में ऐसा हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो गया? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो हर 3 से 4 दिन में ही तनख्वाह बांटेगा? या तो उसके पास पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तभी तो वो बांट रहा है पैसा इतना। अब देखो होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट समझिएगा। देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको बताया एपिडर्मिस में जो लास्ट लेयर है, 5th, सीधी उसी की बात कर रहे, घुमा फिरा के नहीं कर रहे। इस लेयर का नाम क्या है? जर्मिनेटिवम है बेटा, जर्मिनेटिवम। मैं इसको लिख देता हूं जी।
जर्मिनेटिवम, ये कि मैंने क्या लिखा, जी। ठीक है ना दोस्तों। इस जर्मिनेटिवम वाली लेयर के पास में मिलेनोसाइट है, उसके बारे में मैं यहां नहीं लिख रहा, मैं यहां किसके बारे में लिख रहा हूं, कीरेटिनोसाइट। है बेटा। अच्छा नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स है कि नहीं, देखो पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर, पेपिलरी लेयर्स और रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर के पास ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है। उसने रेटिकुलर लेयर से पूछे तुम्हारे पास क्या, उसने बोला मेरे पास मां है, मास सेल्स है, स्किन के अपेंडेजेस है, बताया था आपको मैंने। तो नीचे कौन है, नीचे है डर्मिस। नीचे कौन है, डर्मिस। डर्मिस की कितनी लेयर है, 2। एक का नाम क्या है, पेपिलरी, दूसरी का नाम क्या है, रेटिकुलर, बताया था आपको। अच्छा यहां पर क्या है, ब्लड वेसल्स है कि नहीं, याद करो, यहां ब्लड वेसल्स है कि नहीं है। यहां पर क्या है, नर्व्स, यहां क्या है, लिम्फेटिक्स। अब देखना होता कि ऑटो इम्यूनिटी किसे कहते हैं। देखो जर्मिनेटिवम लेयर के पास में स्टेम सेल्स थी, उस स्टेम सेल्स का नाम क्या था, ध्यान से सुनना दोस्तों। जर्मिनेटिवम की लेयर, जर्मिनेटिवम किसकी लेयर है, एपिडर्मिस की 5वें नंबर की लेयर है, ठीक है ना। इस जर्मिनेटिवम की लेयर के पास में कीरेटिनोसाइट था, ठीक है। नीचे थी ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। इस ब्लड वेसल्स में क्या चलेगा, ब्लड चलेगा ऑफ कोर्स, और क्या चलेगा, क्या बात है पूछने की, नहीं ब्लड वेसल में क्या चलेगा, ब्लड चलेगा। अब क्या होता है, ब्लड वेसल्स में से ब्लड की टी सेल्स निकलती है और कीरेटिनोसाइट के पास में आकर अटैक करने लग जाती है। मैंने बोला ना ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून में क्या होगा, आपके बॉडी की इम्यूनिटी ही, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी टी सेल्स बना रही है ना, तो आपकी बॉडी की ही टी सेल अटैक कर रही है आपके बॉडी की ही कीरेटिनोसाइट की। देखो आप समझना, ये नीचे ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल से बाहर निकल के आई, कौन निकल के आई, टी सेल्स। कौन निकल के आई, अच्छा टी सेल्स में भी कौन, देखिए आप, मैं यहां लिख देता हूं, टी सेल, ठीक है ना। ये जो टी सेल्स है, CD4 टी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल, CD11 सेल, ये लो, ये सर आप मोटा मोटा ध्यान रखिए, टी सेल्स, आप क्या ध्यान रखेंगे, टी सेल्स। ये जो टी सेल्स है, इसने आकर अटैक करना चालू किया दोस्तों, किसको, इसने आकर अटैक किया, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी, इसने अटैक किया, इसने आकर अटैक किया, किसको अटैक किया, कीरेटिनो। क्यों अटैक किया, ऑटो इम्यूनिटी है ना, इसलिए तो बोला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नहीं तो क्या बोलते ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नॉर्मली तो नहीं होता, अपने साथ तो नहीं हो रहा सोराइसिस, जिसमें होता है उसको ऑटो इम्यूनिटी, उसकी बॉडी की सेल से उसकी बॉडी के पार्ट को डैमेज कर रही है दोस्तों। क्यों, कीरेटिनोसाइट जैसी स्ट्रक्चर के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई। कीरेटिनोसाइट जैसा नजर आता है, कीरेटिनोसाइट का जैसा दिखना, जैसा स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ आपकी बॉडी ने क्या बना दी है, एंटीबॉडी बना दी है। क्यों बना दी है एंटीबॉडी, ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई ना कोई कारण होगा, क्या कारण होगा आगे देखेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जर्मिनेटिवम लेयर के नीचे ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल से टी सेल्स इनफिल्ट्रेट हो गई, इनफिल्ट्रेट मतलब बाहर आ गई, आकर अटैक करिए किसके ऊपर, कीरेटिनोसाइट के ऊपर। बस जब ये टी सेल आकर अटैक करती है तो कैसे अटैक करती, कुछ चाकू छुरी तो है नहीं ना वहां पे कि उसको चला दिया, उस कीरेटिनोसाइट के ऊपर चला दी चाकू छुरी, ऐसा तो नहीं है, किसी केमिकल से अटैक करती होगी। उस केमिकल को बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, ये बोलते हैं। ये जिस चीज से अटैक करती है, इस अटैक करने वाली चीज को क्या बोलेंगे, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन, इस केमिकल से अटैक करेगी कीरेटिनोसाइट को। मानो मेरी बात, मैं मान लो आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे आपको अटैक करना है, आप क्यों करोगे मेरे को अटैक, मैं करूंगा आपको अटैक, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, मेरे खड़े रहने से अटैक हो जाएगा कि अटैक,
किसी चीज से अटैक करना पड़ेगा ना, कोई पेन से अटैक किया, कोई लपड़ लगाई, हाथ से अटैक किया है, तो अटैक टी सेल किससे करेगी? टी सेल के हाथ पांव तो है नहीं ना, हाथ से अटैक करेगी ऐसे ऐसे, वो किसी केमिकल से करेगी। उस केमिकल का क्या नाम है? इंटरल्यूकिन या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये नाम है। ये इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आपके बॉडी के अंदर फीवर प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके बॉडी के अंदर रेडनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इरिथमिया रेडनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इचिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। सोराइसिस में होता है ऐसा, पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं ये। तो इस टी सेल ने आकर अटैक किया किसको? कीरेटिनोसाइट को। कीरेटिनोसाइट बेचारी जबरदस्ती अटैक में आ गई, क्या करती? कीरेटिनोसाइट क्या करेगी? बचाओ बचाओ, यही तो बोलेगी ना। जैसे ही टी सेल आकर कीरेटिनोसाइट को अटैक करेगी, कीरेटिनोसाइट क्या बोलेगी? बचाओ बचाओ। हाँ, कीरेटिनोसाइट मल्टीप्लाई करने लग जाएगी। कीरेटिनोसाइट को ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर अटैक हुआ है, और उस अटैक की वजह से कीरेटिनोसाइट मर भी सकती है, तो वो क्या करने लग जाती है? मल्टीप्लाई। और क्या काम होएगा? और क्या काम आएगा? मेरा काम अभी क्लास लेने का है, और मान लो अगर बोलेंगे 10 मिनट बचे हैं, और उधर से कोई एक जना आ गया बदमाश और आके ऐसे इशारा कर रहा है कि तेरे को मारूंगा, तो मैं क्या करूंगा? कोशिश करूंगा जल्दी से मेरी क्लास निपटाऊं। मैं ही तो कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी मेरी क्लास फिनिश करूं। मेरा काम अभी है, कीरेटिनोसाइट का काम है कि नई सेल्स का निर्माण करना। टी सेल ने आके अटैक कर दिया कीरेटिनोसाइट को। जैसे ही टी सेल ने आकर कीरेटिनोसाइट को अटैक किया, कीरेटिनोसाइट सेल डिवीजन करने लगे। बेचारी, इसकी क्या गलती? बताओ आप ही, इसका क्या कसूर है? जमाने का कसूर है, जिसने दस्तूर बनाया। तो टी सेल जो है, इस टी सेल ने आके अटैक किया है कीरेटिनोसाइट को। कीरेटिनोसाइट को बात अच्छी नहीं लग रही। कीरेटिनोसाइट उस अटैक से बचने के लिए मल्टीप्लाई कर रही है। जो वो नॉर्मल मल्टीप्लाई करा करती थी, मान लो नॉर्मली मैं आपकी 1.5 घंटे क्लास लेता था, लेकिन आज कोई आके बार बार परेशान करे तो मैं आधे घंटे की क्लास लूंगा, आपकी पूरी लूंगा, चिंता मत करो। तो टी सेल आके अटैक करेगी, टी सेल आकर अटैक करेगी तो कीरेटिनोसाइट को अटैक हो, कीरेटिनोसाइट मल्टीप्लिकेशन बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। क्या इंक्रीज कर देगी? माइटोसिस इंक्रीज कर देगी। नई सेल्स का निर्माण बड़ा फास्टली करने लगेगी। इस नई सेल्स के निर्माण की वजह से सरफेस पे जल्दी सेल्स आ जाएगी, अर्ली सरफेस आ जाएगा, अर्ली सरफेस आ जाएगा। बस यही तो होता है ना सोराइसिस में, यही तो होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोराइसिस, यही सोराइसिस का कंसेप्ट है। व्हाट इज द कंसेप्ट? सोराइसिस इज अ नॉन इन्फिशियस ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ स्किन, नॉन इन्फिशियस chronic autoimmune disease in which our body's own T cells attack the keratinocyte. They infiltrate, कहां से आए? यहां से आए, papillary layer से। They infiltrate the skin, reach the epidermis, reach the keratinocyte and try to damage the keratinocyte. In response, keratinocyte start increasing mitotic activity, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना आता है, तो ये मल्टीप्लाई करने लगेगी। क्या कैसे मल्टीप्लाई करने लगेगी? बचाओ बचाओ बचाओ, मल्टीप्लाई, इंक्रीज द माइटोसिस। माइटोसिस इंक्रीज होने की वजह से सेल्स की संख्या वहां पर बढ़ जाती है, और धीरे धीरे सेल्स फास्टली सरफेस पर आ जाती है। जिन सेल्स को 21 दिन में आना चाहिए था, वो सेल जल्दी आ रही है, केवल 3 से 5 दिन में सरफेस पर आ रही है। इतनी स्पीड में जब आएगी तो भैया बॉडी की क्या गलती है? मान लो आप ऐसे बोलते हो कि शादी के अंदर 100 लोग जिम में आएंगे, लेकिन 10-10 के लॉट में आएंगे। 10 जने आए, खाना खाया गए, 10 जने और आए, खाना खाया गए, 10 जने और आए, खाना खाया गए, क्योंकि जगह 10 की है, 10 जने बैठ सकते हैं। अब मैनेजमेंट बिगड़ गया, 10 के बैच जल्दी आने लग गए। हमने टाइम दिया था 20-20 मिनट के गैप से आना, लेकिन बैच जल्दी आ रहा है, बैच हर 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में आ रहा है, तो इकट्ठा हो जाएगा ना। तो स्किन भी क्या होने लग जाती है? इकट्ठी होने लग जाती है। इकट्ठी जब होने लग जाती है स्किन, तो स्केल, जैसे कोई मछली की चमड़ी हो, स्केल, ग्रेइश व्हाइट कलर की स्केल वाली स्किन, स्केलिंग समझते हैं आप लोग? स्किन जब ड्राई होती है तो उसकी सरफेस पे से कट लग जाते हैं बहुत सारे, स्केलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सोराइसिस की जो स्किन है वो किस रंग की नजर आती है? ग्रेइश व्हाइट कलर की स्किन नजर आती है। ध्यान रखना दोस्तों, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोराइसिस। सोराइसिस में स्किन का कलर कैसा होगा? ग्रेइश व्हाइट या सिल्वर व्हाइट कलर की स्किन होगी, ठीक है दोस्तों। तो स्किन की अपीयरेंस सोराइसिस में कैसी होती है दोस्तों? स्किन की अपीयरेंस ग्रेइश व्हाइट होती है दोस्तों, ग्रे व्हाइट, ठीक है ना, या सिल्वर व्हाइट। सम बुक्स राइट इट सिल्वर ग्रे, एक ही चीज है, ग्रे व्हाइट, सिल्वर व्हाइट,
सिल्वर ग्रे कलर की स्किन हो जाएगी। और कुछ पूरी की पूरी स्किन नहीं होती सोराइसिस में, पूरी की पूरी बॉडी की स्किन कवर नहीं होती, कुछ खास जगह होती है इसमें। ज्यादातर फोल्डिंग वाले जो पार्ट्स होते हैं, जैसे नेक फोल्डिंग हो रही है, ठीक है, जैसे एल्बोज या फोल्डिंग हो रही है, जैसे एक्जिला या फोल्डिंग हो रही है, जैसे नीज या फोल्डिंग हो रही है, जैसे एंकल या फोल्डिंग हो रही है, यहां पर स्किन मोटी हो जाती है। तो कुछ पैच होते हैं स्किन के, पूरे बॉडी पे सोराइसिस, ऐसा नहीं पूरी बॉडी सोराइसिस की हो गई है, ऐसा नहीं, कुछ खास प्लेक्स होंगे वहीं सोराइसिस डेवलप होगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर फोल्डिंग जहां होती है बॉडी में वहां पर सोराइसिस डेवलप होता है। तो स्किन आपकी जो है वो कैसी नजर आएगी? सिल्वर ग्रे कलर की नजर आएगी। सिल्वर ग्रे, सिल्वर ग्रे कैसे कलर की नजर आएगी? सिल्वर ग्रे कलर के पैच नजर आएंगे, पैच, PATCH, पैच नजर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सोराइसिस के अंदर क्या हुआ दोस्तों? ऑटो इम्यून डिजीज है, नॉन इन्फिशियस क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ द स्किन इन विच द टी सेल्स इनफिल्ट्रेट दिस एपिडर्मिस एंड रीच द keratinocyte and keratinocyte increase the mitotic activities, and keratinocytes due to increased mitotic activity they reach the surface faster and sooner. Normally it take 21 days to reach the surface, but in case of psoriasis it reach the surface only in 3 to 5 days with न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सो लॉट ऑफ स्केलिंग्स आर देयर, बहुत सारी स्केलिंग होती है, फोल्डिंग होती है, अधिकतर ये फोल्डिंग वाली जगह पे आपको मोटी स्किन नजर आती है दोस्तों। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर केमिकल मीडिएटर जो निकले वो इंटरल्यूकिन थे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर थे, ये फीवर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये रेडनेस, इरिथमिया मतलब रेडनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इचिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सोराइसिस का कंसेप्ट था दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं आपको सोराइसिस कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब सोराइसिस के अंदर हम एक बात देख रहे हैं कि जो स्केल फॉर्म हो जाती है सोराइसिस के अंदर, वो अधिकतर कहां देखने को मिलेगी? जो पैच डेवलप होते हैं सोराइसिस में, वो अधिकतर कहां देखने को मिलेंगे? देखिए, पैचेस अधिकतर कहां देखने को मिलते हैं? इन सोराइसिस सिल्वर ग्रे पैच मोस्टली सीन ऑन, कहां देखने को मिलेंगे? अधिकतर मोस्टली सीन ऑन। अब बताइए, जहां पे बॉडी में फोल्डिंग्स होगी अधिकतर वहां देखने को मिलेंगे। अब बताइए ऐसी कौन कौन जगह है जहां पर फोल्डिंग होगी? ऑफ कोर्स नेक हो गया, फेस हो गया, एक्जिला हो गया, नी हो गया, आर्म्स हो गए, इस जगह पे अधिक देखने को मिलेगी। तो ज्यादातर कहां देखने को मिलेगी? जैसे कि फेस, जैसे कि एक्जिला, जैसे कि नीज, जैसे कि एल्बो, जैसे कि एंकल। ये कुछ खास जगह है जहां पर सोराइसिस में सिल्वर ग्रे कलर के पैचेस अधिकतर कहां देखने को मिलेंगे? फेस पर, एक्जिला पे, नी, एल्बो, एंकल एक्सेट्रा। ये कॉमन जगह है जहां अधिकतर देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये आप लिख लीजिए, सोराइसिस में सिल्वर ग्रे कलर के जो पैचेस होते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं? नेक पे, फेस पे, एल्बो पे, नीज पे। नेक इज ऑल्सो इंक्लूड द नेक ऑल्सो, इंक्लूड द नेक ऑल्सो। तो दिस अबाउट द सोराइसिस के प्लेक्स आपको कहां देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अब अगली चीज देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोराइसिस के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देखिए दोस्तों, रिस्क फैक्टर्स फॉर सोराइसिस, कौन रिस्क में है? रिस्क फैक्टर्स, एक तो जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स को सोराइसिस है, अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को सोराइसिस है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब जिसका डायरेक्ट खून से संबंध होता है आपको, ठीक है, अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को सोराइसिस है, आपके पेरेंट्स को सोराइसिस है, तो आपको भी सोराइसिस होने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपके जीन्स में ही तकलीफ है। आपके जो जीन्स है उस जीन्स में ऐसा आदेश मिलता है कीरेटिनोसाइट्स को कि वो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करे।
देखो जैसे 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 कैंसर होता है, तो कैंसर में क्या होता है, कैंसर में कोई ट्यूमर है, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हम बोलते हैं भी जेनेटिक भी होता है कैंसर, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को कैंसर हो जाता है, किसी के भी, आपके मतलब किसी के भी, तो संभव है कि उस उम्र में हमारे बॉडी के अंदर भी कैंसर डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जीन्स ने मल्टीप्लाई करना अधिक चालू किया है 50 साल की उम्र में, तो आपके भी जीन्स उन्हीं से ही तो बने, तो संभव है कि आपके भी जीन्स में भी ये डिफेक्ट हो, आपके भी जीन्स में ये तकलीफ हो, ये कमी हो कि वो भी मल्टीप्लाई अधिक करने लग जाए 50 साल की उम्र में। उसी तरीके से सोराइसिस में सेल डिवीजन हो रहा है ना अधिक। कौन अधिक कर रहा है सेल डिवीजन? केराटिनोसाइट्स कर रही है। केराटिनोसाइट अधिक सेल डिवीजन क्यों कर रही है? एक कंसेप्ट हमने पढ़ा कि अगर टी सेल्स अगर आ जाए और टी सेल्स आकर और अटैक करने लग जाए किसको? केराटिनोसाइट्स को, तो केराटिनोसाइट्स माइटोसिस की एक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है ना। अगर केराटिनोसाइट्स को बिना अटैक के ही जीन्स की खराबी की वजह से ऑर्डर मिले कि तुम माइटोसिस की एक्टिविटी को बढ़ा दो, तो भी तो सोराइसिस डेवलप हो जाएगा ना। तो इसलिए जेनेटिक फैक्टर्स इज आल्सो इंक्लूडेड, इट आल्सो प्ले मेजर रोल। तो अगर जेनेटिक्स ही आपके खराब हैं, अगर आपके जीन ही खराब है, आपके जीन के अंदर ये डिफेक्ट है कि वो आपको केराटिनोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है इस पर्टिकुलर एज के बाद में, तो क्या कर सकते हैं? अगर आपकी जीन्स में ही ऐसी बनावट है, तो ऐसे सोराइसिस को बोलते हैं कि जेनेटिकली कॉज ऑफ सोराइसिस, इट इज जेनेटिकली कॉज ऑफ सोराइसिस। ठीक है दोस्तों, इसमें जिस इंसान को सोराइसिस होता है उससे जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि उनके पेरेंट्स को भी सोराइसिस हुआ और लगभग उसी उम्र में डेवलप हुआ था जिस उम्र में उस बच्चे को डेवलप हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज जेनेटिक। इसके अलावा दूसरा कारण भी होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। हमने जो बाहर से अर्जित किया है, ससेप्टिबल फैक्टर्स, ठीक है ना दोस्तों। ससेप्टिबल फैक्टर्स, देखो ससेप्टिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं मतलब अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको सोराइसिस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये रिस्किंग है, देखो रिस्क फैक्टर्स हैं सारे ये, ठीक है ना। अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है, डीएम मतलब डायबिटीज मेलाइटस, तो भी आपको सोराइसिस होने का रिस्क है। अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो भी आपको सोराइसिस होने का रिस्क फैक्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि हर ओबेसिटी वाले पर्सन को सोराइसिस डेवलप हो जाएगा या हर डायबिटीज वाले पर्सन को सोराइसिस डेवलप हो जाएगा, मैं सिर्फ रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। या आपको कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, सम मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर आपको कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, अगर आप डिप्रेशन में हैं लंबे समय से, तो भी आपको सोराइसिस डेवलप हो सकता है। इसलिए डिप्रेशन से बाहर आइए, यूट्यूब चलाइए, हाँ। तो अगर आपको ओबेसिटी है तो आप रिस्क में, डायबिटीज है तो रिस्क में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो रिस्क में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो रिस्क में, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप रिस्क में है। तो दीज आर दी रिस्क फैक्टर्स, दीज आर सम रिस्क फैक्टर। इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इंजरी। भैया इंजरी के बाद में भी सोराइसिस डेवलप हो सकता है क्या? हाँ, कैसे? क्योंकि अगर आपकी स्किन में इंजरी डेवलप हो गई है तो उस इंजरी को ठीक करने के लिए जरूर आपके शरीर में किसी अगर कोई एंटीजन प्रवेश किया है तो एंटीबॉडी बनी होगी, इंजरी को हील करने के लिए जरूर बनी होगी। और उस इंजरी के लिए, इंजरी की वजह से जो एंटीबॉडीज बनी है उसने आपके स्किन में सोराइसिस डेवलप कर दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंजरी के बाद में अगर सोराइसिस डेवलप होता है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोराइसिस आफ्टर इंजरी। सोराइसिस आफ्टर इंजरी ऐसा हो सकता है, हां, कि आपके शरीर में इंजरी हुई और उस इंजरी के बाद में आपको सोराइसिस डेवलप हुआ। इसको बोलते हैं कोबनर फिनोमिना, KOEBNER, कोबनर फिनोमिना। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोबनर, KOEBNER, कोबनर, इट इज इंपॉर्टेंट, कोबनर फिनोमिना। कॉबनर फिनोमेना, व्हाट इज कॉबनर फिनोमेना? कॉबनर फिनोमेना मतलब इट इज सोराइसिस डेवलपिंग आफ्टर द इंजरी। आपके बॉडी में इंजरी हुई और फिर सोराइसिस डेवलप हुआ। 1876 में हेनरिच कॉबनर ने इसके बारे में बताया।
1876 ने हेनरिच कॉबनर ने इसके बारे में बताया। 1876 में कॉबनर 1876 में हेनरिच कॉबनर ने इसके बारे में बताया। हेनरिच कॉबनर ने इसके बारे में बताया। क्या बताया उसने? बोला कि सोराइसिस में डेवलप आफ्टर इंजरी के बाद में सोराइसिस का डेवलप होना क्या कहलाता है? कॉबनर फिनोमेना। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? कॉबनर फिनोमेना, क्योंकि हेनरिच कॉबनर ने इसके बारे में बताया, तो इसको बोला कॉबनर्स फिनोमेना। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज कॉबनर्स फिनोमेना? सोराइसिस डेवलप आफ्टर इंजरी, दिस इज कॉल्ड कॉबनर्स फिनोमेना। इसके बारे में 1876 में हेनरिच कॉबनर ने बताया था। साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे इसमें दोस्तों? अभी बताया था मैंने आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, बताइए। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोराइसिस, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं? साइन एंड सिम्टम्स, देखिए एक साइन एंड सिम्टम क्या आएगा? इरिथमिया, मतलब रेडनेस डेवलप हो जाना। दूसरा क्या साइन एंड सिम्टम आएगा दोस्तों? अभी बताया था आपको मैंने, क्या? सिल्वर ग्रे स्किन पैच, सिल्वर ग्रे स्किन पैच। तो साइन एंड सिम्टम में क्या आया दोस्तों? इरिथमिया डेवलप हो गया, रेडनेस डेवलप हो गई, साथ में सिल्वर ग्रे स्किन के पैचेस आने लग गए दोस्तों। साथ साथ में क्या होने लगेगा? ऑफ कोर्स प्रूराइटिस। वेरी गुड, प्रूराइटिस। Why? Due to tumor necrosis factor, due to interleukins, pruritus. What is pruritus? Intense itching. Pruritus का मतलब क्या बताया था आपको? इंटेंस इचिंग डेवलप हो जाना, इंटेंस इचिंग। प्रूराइटिस मतलब एक्सेसिव इचिंग या इंटेंस इचिंग डेवलप हो जाना, और साथ साथ में पेन डेवलप हो जाना, दर्द डेवलप हो जाना। तो दीज आर सम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोराइसिस। इरिथमिया, रेडनेस डेवलप होना, सिल्वर ग्रे स्किन के पैच नजर आना, स्केली स्किन हो जाना। स्किन कैसी हो जाना? स्केली स्किन, जैसे कि कोई मछली की चमड़ी हो। मछली की स्किन में स्केल्स नहीं दिखते, ऐसे कट 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 के निशान नजर आना, ये किरेटिन्स हैं। इमेच्योर सेल में किरेटिन्स हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो दीज आर सम साइन एंड सिम्टम्स। डायग्नोसिस, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं दोस्तों? देखिए आप, व्हाट आर द डायग्नोसिस? आपकी स्किन की स्क्रैपिंग को निकाल के लेबोरेटरी में जैंग स्मीयर के लिए भेजा जाता है। जैंग स्मीयर के लिए, किसके लिए? जैंग स्मीयर। इस जैंग स्मीयर में जैंग सेल्स नजर आती है। व्हाट इज जैंग सेल्स? देखो आप, एक्चुअली वो इनफिल्ट्रेटिव है, सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, जो कि ऐसी ब्लू कलर की बड़ी बड़ी नजर आती है। इसको बोलते हैं जैंग सेल्स। तो जब आपके स्किन की स्क्रैपिंग को काट के लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वो केमिकल डाल के स्लाइड बनाकर करते हैं। उस स्लाइड में ऐसी बड़ी बड़ी सेल्स नजर आती है, इसको बोलते हैं जैंग सेल्स। कैसी सेल्स है ये?
ज़ेंग सेल्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? ज़ेंग स्मीयर इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इस ज़ेंग स्मीयर को क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हर्पीज स्किन टेस्ट या चिकन पॉक्स स्किन टेस्ट भी कहा जाता है। इसी ज़ेंग स्मीयर को हर्पीज स्किन टेस्ट और चिकन पॉक्स स्किन टेस्ट भी कहा जाता है। इसी ज़ेंग स्मीयर को हर्पीज स्किन टेस्ट, इसी ज़ेंग स्मीयर को हर्पीज स्किन टेस्ट या चिकन पॉक्स स्किन टेस्ट भी कहते हैं। क्योंकि इसी तरीके के स्मीयर्स आपको हर्पीज और चिकन पॉक्स के लिए भी भेजने पड़ते हैं। तो ज़ेंग स्मीयर को ही हर्पीज स्किन टेस्ट या चिकन पॉक्स स्किन टेस्ट कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। दूसरा प्रश्न आ सकता है, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टूल फॉर सोराइसिस? सोराइसिस का डायग्नोसिस, सोराइसिस का डायग्नोसिस क्या है? ज़ेंग स्मीयर। याद रखना, ज़ेंग स्मीयर में क्या होगा, जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो इन्फिल्ट्रेट हो गए, जो स्किन की स्क्रैपिंग में लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे ब्लू कलर के बड़े बड़े स्टेन डालने के बाद में। ठीक है, इसी को ज़ेंग सेल्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब डायग्नोसिस के बाद में नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। आप लोग इसको लिख लीजिए, डायग्नोसिस को ज़ेंग स्मीयर। ज़ेंग स्मीयर जो होता है, इसमें ज़ेंग सेल्स नजर आती है। ज़ेंग सेल्स क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स हैं जो इन्फिल्ट्रेट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द ज़ेंग स्मीयर, दिस इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोराइसिस। सोराइसिस का पहला मैनेजमेंट क्या होगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एक नुकसान हो जाता है, बताइए क्या? तो इसका मैनेजमेंट, किसका? सोराइसिस का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा मैनेजमेंट है। देखिए एक एक करके मैनेजमेंट देखेंगे। पहला, फर्स्ट इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड से जो स्टेरॉइड बनते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो हम स्टेरॉइड्स के रूप में ऊपर से दे देना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देना। स्टेरॉइड देने से आप सेल डिवीजन को रोक सकते हो, जैसे कि बीटामिथाजोन दे दिया आपने या बैक्लोमिथाजोन दे दिया आपने। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में आपने क्या दिया? जैसे कि मान लीजिए बीटामिथाजोन या बैक्लोमिथाजोन। इस बीटामिथाजोन या बैक्लामिथाजोन देने से आपने क्या किया? जो सेल डिवाइड हो रही थी, उस डिवीजन की एक्टिविटी को स्टेरॉइड की मदद से सप्रेस कर दिया। लेकिन दोस्तों इसका एक साइड इफेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द साइड इफेक्ट? आंसर होता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे स्टेरॉइड थेरेपी ना दें। इसके साइड इफेक्ट हैं। इसका क्या साइड इफेक्ट होता है? कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, इसलिए लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज वेरी गुड। ये स्किन की स्केलिंग को कम कर सकता है, माइटोसिस की एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम, ऐसा कहते हैं कि जो गोद में बच्चा उसको तो मारो और नए बच्चे की प्लानिंग करो। अच्छी बात है कि जो तकलीफ है उस तकलीफ को आपको ठीक करने के लिए आपने दूसरी नई तकलीफ और साथ में खड़ी कर दी। ठीक है, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सेवन सोच समझ के कीजिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एप्लीकेशन सोच समझ के कीजिए। नेक्स्ट इज दी कैल्सीपोट्रियोल। वेरी गुड, कैल्सीपोट्रियोल विटामिन डी का डेरिवेटिव है ये। अगला जो मेडिसिन है वो है कैल्सीपोट्रियोल। कैल्सीपोट्रियोल, कैल्सीपोट्रियोल। आपने नहीं देखा विटामिन डी की कमी होती तो सेचेट्स देते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल के। कोलिकैल्सिफेरॉल इज आल्सो विटामिन डी डेरिवेटिव। उसी तरीके से कैल्सीपोट्रियोल इज आल्सो विटामिन डी डेरिवेटिव। विटामिन डी डेरिवेटिव, सिंथेटिक विटामिन डी, ऐसा समझो आप, सिंथेटिक
विटामिन डी डेरिवेटिव, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको सोराइसिस पढ़ाता हूं, मैं कोई दिन कोई कारण से नहीं आ पाया तो किसी दूसरी टीचर ने आपको सोराइसिस पढ़ा दिया, तो आई एम ऑल्सो सोराइसिस, मैं भी आपको पढ़ाता हूं, दूसरे टीचर ही पढ़ा, दूसरे टीचर के डेरिवेटिव है, इसकी जगह उसने क्लास ली है, ठीक है, उसी तरीके से पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है। तो कैल्सीपोट्रियोल सिंथेटिक विटामिन डी डेरिवेटिव है, ठीक है दोस्तों। ये जो कैल्सीपोट्रियोल है इसको ध्यान से लिख लीजिए, कैल्सीपोट्रियोल ये क्या करता है, इसकी ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस आती है, उसको आप लगा लीजिए। ये भी सेल डिवीजन, आपकी स्किन को मॉइस्ट रखेगी और सेल डिवीजन को रोकेगी, सोरेटिक एक्टिविटी को कम करेगी। तो ये जो कैल्सीपोट्रियोल है ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस आती है इसकी, क्रीम्स आती है इसकी, ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। इसका भी एक साइड इफेक्ट है, आपको पता करना है वो साइड इफेक्ट क्यों डेवलप हुआ। कैल्सीपोट्रियोल का एक साइड इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर देता है। कैल्शियम के लेवल्स को डिस्टर्ब करता है ये, ठीक है ना। आप लोग पढ़ के आएंगे कि हाउ कैल्सीपोट्रियोल कॉजेस कॉन्स्टिपेशन इन इट्स साइड इफेक्ट। कैल्सीपोट्रियोल का इस्तेमाल करने से आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है, ऐसा क्यों, इसके बारे में पढ़ के आना। इट इज अ वेरी गुड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस, सोराइसिस के लिए ट्रॉपिकल एप्लीकेशन में बहुत बड़ा अच्छा काम है कैल्सीपोट्रियोल का, बहुत अच्छा काम करता है, स्किन की सरफेस को मॉइस्ट रखता है, सोरेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। तो वेरी गुड मेडिसिन, बहुत अच्छी दवा है ये, लेकिन इसकी एक दुख की बात है, साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, साइड इफेक्ट का नाम है कॉन्स्टिपेशन। कैल्सीपोट्रियोल के बाद में जो अगली दवा है उसका नाम है टेजारोटीन। टेजारोटीन आपने नाम सुना हो तो टेजारोटीन। नेक्स्ट इज द टेजारोटीन। टेजारोटीन, टेजारोटीन, देखो इसको बोलने में ऐसा लग रहा है कैरोटीन, नहीं लग रहा, तो ये किसका डेरिवेटिव हुआ, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, विटामिन ए, इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, टेजारोटीन। टेजारोटीन इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, वेरी गुड। ये क्या करेगा, इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ इमेच्योर सेल्स। ये क्या करता है, इट रिटार्ड द डिवीजन ऑफ इमेच्योर सेल्स। सेल डिवीजन को रोक देता है। किसके सेल डिवीजन को, वो जो कीरेटिनोसाइट्स से स्टेम सेल से नई सेल्स बन रही थी, स्पीड बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्स बढ़ रही थी, इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही थी कि जिस सेल्स को 21 दिनों में सरफेस पे आना चाहिए वो केवल 3 से 5 दिन में आ रही है। इतनी एक्टिविटी बढ़ गई है, इतना सेल डिवीजन बढ़ गया है। तो टेजारोटीन जो विटामिन ए का डेरिवेटिव है, ये आपको स्किन की अंदर जो सेल डिवीजन की एक्टिविटी है उसको रोक देता है, कम कर देता है। तो इट रिटार्ड मतलब डिले करना, लेट करना, रोकना, रिटार्ड मतलब रोकना, डिले कर देना द डिवीजन ऑफ इमेच्योर सेल्स दोस्तों। तो ये टेजारोटीन का ये रोल होता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी इज यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी, अल्ट्रावायलेट रेज जानते हैं आप लोग, यूवी रेज, हाँ। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो इसका वो है फोटोथेरेपी। यूवी रेज की मदद से, यूवी रेज को स्किन के ऊपर डाला जाता है, फोटोथेरेपी बोलते हैं इसको, फोटोथेरेपी। यूवी रेज को स्किन की सरफेस पे अफेक्टेड एरिया में लगाया जाता है, अफेक्टेड एरिया में। इससे क्या होगा, जहां पर पैच बना है, मान लीजिए मेरे हाथ में पैच बन गया यहां पर सोराइसिस का, मान लीजिए यहां बनता है, यहां पर भी बनता है, मान लीजिए यहां बन गया, तो अल्ट्रावायलेट रेज को मेरी स्किन पर यहां नहीं डालेंगे, कहां डालेंगे, पूरी बॉडी में डालने की जरूरत नहीं, बस यहीं डालेंगे। और यहां पर जो सेल्स है कीरेटिनोसाइट्स, उन सेल्स को अल्ट्रावायलेट रेज जब उसके ऊपर गिरती है तो जो खराब कीरेटिनोसाइट्स जो अफेक्टेड हो गई और बहुत तेज सेल डिवीजन कर रही है वो उसको मार दिया जाता है।
उसी जगह पे नई कीरेटिनोसाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो जो पुरानी कीरेटिनोसाइट, जो खराब, जो डैमेज कीरेटिनोसाइट है, उसको अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से मार देना। तो स्किन के ट्रीटमेंट में अल्ट्रावायलेट रेस का बड़ा अच्छा योगदान रहता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम का, इट इज इंपॉर्टेंट। टेजारोटीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। याद रखिए ये सारे, ये जो पॉइंट आपको एग्जाम में आएंगे, मैं वही पॉइंट आपको बता रहा हूं। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड, वो भी कीरेटोलाइटिक होते हैं। सैलिसाइलेट ड्रग्स जो होते हैं वो भी कीरेटोलाइटिक है। सैलिसाइलेट ड्रग्स, सैलिसाइलेट ड्रग्स, जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड के क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स आते हैं। सैलिसाइलिक एसिड, इसका भी क्या रोल है? कीरेटोलाइटिक। जो स्किन में स्केल्स बन रही है, जो किरेटिन बन गई है वहां पर खराब इमेच्योर सेल्स में, ये उसको तोड़ देती है, डिसइंटीग्रेट कर देती है, डिसइंटीग्रेट दी किरेटिन। तो इसका भी रोल क्या है? कीरेटोलाइटिक रोल है, किरेटिन को डैमेज कर देती है। कीरेटोलाइटिक। ठीक है दोस्तों, तो सैलिसाइलेट ड्रग जो है, सैलिसाइलिक एसिड, वो कीरेटोलाइटिक प्रॉपर्टी रखती है, किरेटिन को डैमेज कर देती है। इसकी वजह से स्किन में जो स्केल्स बन रही है वो खत्म हो जाती है। अंत में जब सारे ही ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो एक ही दवा काम आती, न दवा लगे न दुआ लगे, ये प्रेम रोग है। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, DMARDs, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। क्या सोराइसिस में अर्थराइटिस हो सकता है? हाँ, हो सकता है भैया। आपने सुना होगा रोमेटॉइड अर्थराइटिस में दवा देते डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। आप सोचेंगे कि स्किन के ट्रीटमेंट में, सोराइसिस के ट्रीटमेंट में DMARDs का क्या रोल है भैया? बहुत मेजर रोल है। DMARDs मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक, क्या कोई एग्जाम्पल दे सकते हो DMARDs का? हाँ, क्या? जैसे मेथोट्रिक्सेट। दोस्तों ये वही मेथोट्रिक्सेट है जो आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी दी होगी, पढ़ी होगी आपने। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मेथोट्रिक्सेट थेरेपी आपने H मोल में भी पढ़ी होगी, हाइडेटिफॉर्म मोल में। सेल डिवीजन रोक देती है, सेल डिवीजन को डिले कर देती है, रोग स्टॉप कर देती है सेल डिवीजन। मेथोट्रिक्सेट जो है वो वीकली डोजेस में दी जाती है। और जिन लोगों को H मोल की तकलीफ है या जिन लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस हो गई है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी मेथोट्रिक्सेट दिया जाता है। इंजेक्शन 1,3,5,8 डेज पर कुल 3 साइकिल दी जाती है, आपने पढ़ा होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस में भी यूज लिया जाता है इसी को, H मोल के केसेस में भी यूज लिया जाता है इसको, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में भी यूज लिया जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन को रोक सकती है मेथोट्रिक्सेट। ये डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है, साथ साथ में आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? डाउन। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? डाउन कर देती है। जो इम्यून सिस्टम आपके बॉडी का बूस्ट हो रखा है, बढ़ रखा है, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या कर देगी? सप्रेस कर देगी, रोक देगी, ताकि ये ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस ना करे और आपकी स्किन में और ज्यादा लीजन। ये लेकिन ये तभी दी जाती है दोस्तों जब ऊपर वाले सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाए। व्हेन अबव ऑल ट्रीटमेंट फेल वी कैन यूज DMARDs। DMARD का इस्तेमाल कब करोगे आप? When above all treatment fail, when above all treatment fail, give DMARDs, give disease modifying anti-rheumatic drugs, DMARDs, disease modifying एंटी रूमेटिक ड्रग्स, DMARDs। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया मेथोट्रिक्सेट, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया लेफ्लुरोनेमाइड, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया मिथाइल प्रेडनिजोलोन, these are some
एग्जाम्पल्स ऑफ डीएमएआरडीज। ये डीएमएआरडीज आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकती है, क्योंकि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो हर ऑटो इम्यून डिजीज का जब इलाज नहीं हो पा रहा होता, मरीज को ज्यादा तकलीफ हो रही है, मरीज ज्यादा संकट में होता है, तो डीएमआरडीज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो दिस इज द डीएमएआरडीज। ये डीएमएआरडीज के बारे में आपको पता चला होगा। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने मुझे नहीं लगता किसी बुक में आपने उसको पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ सोराइसिस। सोराइसिस के कुछ प्रकार है, इसको देख लीजिए आप। टाइप्स ऑफ सोराइसिस। नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सोराइसिस। इट्स द लास्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ सोराइसिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोराइसिस कौन सा होता है? प्लेक सोराइसिस। हाँ दोस्तों, जो आप सोराइसिस समझते हैं वो प्लेक सोराइसिस है। PLAQUE, प्लेक सोराइसिस। जो सोराइसिस आप समझ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं अभी, वो प्लेक सोराइसिस है दोस्तों, जो आपकी स्किन पर प्लेक प्रोड्यूस करता है, आपकी स्किन पर धब्बे, आपकी स्किन पर पैचेस प्रोड्यूस करता है, स्केली पैचेस होते हैं और वो ग्रे कलर के नजर आते हैं पैचेस, सिल्वर ग्रे कलर के पैचेस नजर आते हैं, आपकी चमड़ी मछली की चमड़ी जैसी दिखने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो प्लेक सोराइसिस है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोराइसिस। गलत मत समझना दोस्तों, मोस्ट कॉमन लिखा है मैंने, गलत मत समझना। दूसरा होता है गुट्टे सोराइसिस। इसमें गुट्टे पैराइसिस सोराइसिस, गुट्टे सोराइसिस, गुट्टे सोराइसिस। गुट्टे सोराइसिस में जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है, ट्रंक एक छोटे 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 पानी के जैसे वेसिकल डेवलप हो जाएंगे। स्मॉल वेसिकल्स, स्मॉल मल्टीपल वेसिकल डेवलप मोस्टली एट एब्डोमेन। देखो ऐसे मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी में यहां पर बहुत सारे छोटे 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 वेसिकल, पानी भरा हुआ जैसे उसमें वेसिकल डेवलप है। इस प्रकार के सोराइसिस को बोलते हैं गुट्टे सोराइसिस। गुट्टे, GUTTAE, गुट्टे सोराइसिस, GUTTAE, गुट्टे सोराइसिस। ठीक है दोस्तों, एक और सोराइसिस होता है जिसको बोलते हैं इनवर्स सोराइसिस। इनवर्स मतलब जो फोल्डिंग्स में होता है, इनवर्स, ERSE, इनवर्स, INVERSE, इनवर्स सोराइसिस। ये सोराइसिस कहां डेवलप होता है? ऑन फोल्डिंग्स। सोराइसिस ऑन फोल्डिंग। फोल्डिंग मतलब जहां आपकी बॉडी फोल्ड हो रही है, जैसे आर्म पिट में हो गया, यहां पर सोराइसिस डेवलप हो गया, तो इसको बोलेंगे इनवर्स सोराइसिस। इनवर्स मतलब अंदर फोल्डिंग में डेवलप हो जाना। ठीक है, जैसे मान लो गर्दन पर यहाँ पैच डेवलप हो गया तो फोल्डिंग में डेवलप हो गया। जैसे मान लो आपके घुटने के पीछे जो क्यूबिटल फोसा है, ठीक है, वहां पर डेवलप हो गया, तो आप बोलोगे कि कैसा सोराइसिस है? इनवर्स सोराइसिस है। ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा, क्यूबिटल फोसा, आपने नाम सुनोगे, पॉप्लिटियल फोसा, क्यूबिटल फोसा, एक यहां पर और यहां पांव में होते हैं। तो यहां पर जो सोराइसिस डेवलप हो गया तो इसको बोलेंगे इनवर्स सोराइसिस। जो फोल्डिंग्स में डेवलप होता है, आपके बॉडी के फोल्ड में डेवलप होंगे, उसको बोलेंगे इनवर्स सोराइसिस। एक होता है पुस्ट्यूलर सोराइसिस। इट इज वेरी वेरी बैड सोराइसिस। पस बन जाती है इसमें, जहां पर सोराइसिस डेवलप होता है वहां पर पस डेवलप हो जाती है। पुस्ट्यूलर सोराइसिस, pus develops in psoriatic lesion. Pus develop in psoriatic lesion. पस डेवलप इन सोराइटिक लीजन। आपको जो सोराइसिस हुआ है, जैसे मान लीजिए हाथ पे हुआ है, तो इसमें बहुत सारी मवाद आने लग जाएगी, तो ऐसे सोराइसिस को अपन बोलेंगे ये पुस्ट्यूलर सोराइसिस है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस टाइप ऑफ सोराइसिस। सोराइसिस का बड़ा खराब रूप है ये, वेरी बैड, वेरी एक्सट्रीम लेवल ऑफ सोराइसिस। पुस्ट्यूलर बहुत पेनफुल होता है भैया। ठीक है, और एक आपने सुना होगा सोराइटिक अर्थराइटिस। मैंने आपको अभी अभी बताया था सोराइटिक अर्थराइटिस, फिफ्थ टाइप सोराइटिक अर्थराइटिस। सोराइटिक अर्थराइटिस, सोराइटिक अर्थराइटिस। इसमें जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन
डेवलप हो जाता है ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी, ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी होने की वजह से जॉइंट्स में इंफ्लामेशन डेवलप होने लग जाना, इम्यून ऑटो इम्यूनिटी, पता है सोराइसिस में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर वो ऑटो इम्यूनिटी आपकी जॉइंट में हो गई तो इस तरीके के सोराइसिस को हम बोलेंगे सोराइटिक आर्थराइटिस, मतलब जिसमें सोराइसिस भी डेवलप हो रहा है, कीरेटिनोसाइट प्रभावित हुई है और साथ साथ में आपके जॉइंट्स में भी इंफ्लामेशन डेवलप हो गया। कभी कभी तो ऐसा होता है किसी उंगली में इंफ्लामेशन डेवलप हो जाना, फिंगर में, फिंगर को हम बोलते हैं डिजिट। तो एक शब्द आता है दोस्तों डेक्टाइलाइटिस, आपने नाम जरूर सुना होगा डेक्टाइलाइटिस, एक वर्ड आता है डेक्टाइलाइटिस, कभी आपने नाम सुना हो तो डेक्टाइलाइटिस। अगर आपने नाम सुना है तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बताइए इसका मीनिंग क्या है। डेक्टाइलाइटिस, आपके पास 5 सेकंड है। डेक्टाइलाइटिस का मीनिंग बताने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। इन्फ्लामेशन ऑफ एंटायर डिजिट, पूरी की पूरी उंगली में इंफेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाना, इन्फ्लामेशन ऑफ एंटायर डिजिट, पूरी की पूरी उंगली में इंफ्लामेशन डेवलप हो जाना, किसी भी एक उंगली में इंफ्लामेशन डेवलप हो जाना, इसको बोलते हैं डेक्टाइलाइटिस। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द ऑल अबाउट दिस सोराइसिस। सोराइसिस के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। सोराइसिस, इट इज अ नॉन इन्फिशियस क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज, ये मैंने आपको बताया, इट इज अ नॉन इन्फिशियस क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज। जो सोराइसिस है कैसा होता है, नॉन इन्फिशियस क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है दोस्तों। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है, आपकी बॉडी उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है, वो एंटीबॉडी कई बार इतनी खतरनाक अवस्था में बन जाती है कि वो आपकी बॉडी के एंटीजन को तो मार देती है, लेकिन साथ साथ में आपकी बॉडी किसी विशेष पार्ट को डैमेज कर सकती है, जैसे कि स्किन सोराइसिस में होता है, जैसे कि हार्ट में वाल्स को डैमेज कर देती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है, जॉइंट्स को डैमेज कर देती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। ऐसा कहते हैं कि रूमेटिज्म लिक्स द जॉइंट बट बाइट्स द हार्ट, रूमेटिज्म लिक्स द जॉइंट बट बाइट द हार्ट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से किरेंडोसाइट्स बनती है, नई सेल्स बनके जब ऊपर आती है तो न्यूक्लियस इसका खत्म हो जाता है, ऊपर आने में इसको 21 दिन का समय लगता है। लेकिन सोराइसिस में क्या होता है दोस्तों, जो नई सेल बनी है वो नई सेल केवल 3 से 5 दिन में ही ऊपर आ जाती है। इतनी जल्दी स्पीड में आने की वजह से इसका न्यूक्लियस भी खत्म नहीं होता, बहुत सारा केराटिन भी इसमें इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हम सैलिसिलिक एसिड लगा के केराटिन को डिसइंटीग्रेट करते हैं दोस्तों। स्किन में ग्रे व्हाइट कलर के, सिल्वर व्हाइट कलर के, सिल्वर ग्रे कलर के पैच डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज ने आकर केराटिनोसाइट को स्टिमुलेट किया, केराटिनोसाइट नई सेल्स बना रही, नई सेल सरफेस पे जल्दी चली गई और इस प्रकार की सेल्स, इमेच्योर सेल, स्किन की अपीयरेंस ग्रे व्हाइट कलर की नजर आती है इसमें। ठीक है दोस्तों, सोराइसिस में सिल्वर ग्रे कलर के जो पैचेस बनते हैं मोस्टली फेस, एक्जिला, नेक, नी, एल्बो, एंकल पे देखने को मिलते हैं दोस्तों। रिस्क फैक्टर क्या है, या तो जेनेटिकली आपको जेनेटिक्स बिगड़ी हुई है, आपकी बॉडी के जो जीन्स हैं वही डिस्टर्ब है, उस वजह से सोराइसिस डेवलप हो रहा है, या फिर ससेप्टिबिलिटी आपने एनवायरनमेंट से गेन किया, जैसे आपको डिप्रेशन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ओबेसिटी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सोराइसिस अगर इंजरी के बाद में डेवलप होता है तो ऐसे सोराइसिस को हम बोलते हैं कॉबनर फिनोमेना। अगर सोराइसिस किसी इंजरी के बाद में डेवलप होता है तो ऐसे सोराइसिस को हम बोलते हैं कॉबनर फिनोमेना, कॉबनर फिनोमेना। ठीक है बेटा, अगर सोराइसिस किसी इंजरी के बाद में डेवलप होता है इसको बोलते हैं कॉबनर। 1876 में हेनरी कॉबनर ने इसके बारे में बताया, तो सोराइसिस डेवलप होता है अगर इंजरी के बाद में तो उसको बोलते हैं कॉबनर्स फिनोमेना। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, इरिथमिया होगा, रेडनेस होगी, सिल्वर ग्रे कलर के स्किन के पैचेस होंगे, स्किली स्किन नजर आएगी, प्रूराइटिस, इंटेंस इचिंग होगी, दर्द होगा दोस्तों। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जैंग स्मीयर। जैंग स्मीयर में क्या देखने को मिलेगा, जैंग स्मीयर में आपको जैंग सेल्स देखने को मिलेगी। इसी जैंग स्मीयर को हर्पीज स्किन टेस्ट या चिकन पॉक्स स्किन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
मैनेजमेंट कैसे करोगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जैसे कि बेक्लामीथाजोन या बीटामीथाजोन, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम कीजिए। ये ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैल्सीपोट्रियोल भी ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये विटामिन डी का डेरिवेटिव है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं कॉन्स्टिपेशन। कैसे? कुछ कैल्शियम के साथ गड़बड़ करता है, आपको ढूंढ के आना है। टेजारोटीन विटामिन ए का। कैरोटीन, देखो जैसे बोला हमने कैरोटीन, वैसे ये है टेजारोटीन, विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ये सेल डिवीजन की प्रोसेस, इमेच्योर सेल्स के डिवीजन की प्रोसेस को रिटार्ड कर देता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी, अल्ट्रावायलेट रेस हम अफेक्टेड स्किन पे डाल सकते हैं। सैलिसाइलेट ड्रग्स जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड, ये कीरेटोलाइटिक्स होती है। और अगर सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो डीएमआरडी, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जैसे कि मेथोट्रिक्सेट, लेफ्लुरोनामाइड, मिथाइल प्रेडनिजोलोन, दीज आर यूज। टाइप्स कौन कौन सा होता है? प्लैक, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, प्लैक सोराइसिस। इसके अलावा गुट्टे सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, पुस्टुलर सोराइसिस। गुट्टे सोराइसिस का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल एब्डोमेन पे डेवलप हो जाना, अधिकतर एब्डोमेन में देखने को मिलते हैं। इनवर्स सोराइसिस मतलब बॉडी की फोल्डिंग्स में सोराइसिस नजर आना। पुस्टुलर सोराइसिस मतलब सोराइसिस के साथ में अफेक्टेड स्किन, अफेक्टेड लीजन में पस डेवलप हो जाना बहुत सारी, पुस्टुलर सोराइसिस कहलाता है दोस्तों। और लास्ट इज सोराइटिक आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में इंफ्लेमेशन डेवलप हो जाना ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी। अगर किसी पूरे के पूरे एक फिंगर में, डिजिट में इंफ्लेमेशन होता है तो उसको बोलते हैं डेक्टाइलाइटिस। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सोराइसिस दोस्तों। आशा करता हूं आपको सोराइसिस का लेक्चर समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।